अच्छा देखें जी, डिस्टेंस फार्मूला 9th क्लास की मैथ में आपने पढ़ा हुआ है, एक दफ़ा रिकॉल में करवा देता हूँ कि अगर एक पॉइंट है उसका एक्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट है x1, सेकंड कोऑर्डिनेट है y1, यानी x कोऑर्डिनेट x1 है और y कोऑर्डिनेट y1 है, और एक दूसरा पॉइंट है पॉइंट B, उसका x कोऑर्डिनेट x2 है और y कोऑर्डिनेट y2 है, तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको डिनोट किया जाएगा ए बी बार मॉड, ये जो साइन मैंने डाला है इसका मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। और फाइंड करने के लिए फार्मूला ये है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा ये ऐसे भी हो सकता है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर भी हो सकता है, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर भी हो सकता है। फ़र्क इससे कोई नहीं पड़ेगा, इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। अगर ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव टर्म बन भी गई तो ये स्क्वायर उसको पॉजिटिव बना देगा, ऐसे ही इधर भी होगा। तो इसलिए चाहे ये लिखें जो मैंने लिखा है, या चाहे तो लिख दें x1 माइनस x2 स्क्वायर y1 माइनस y2 स्क्वायर, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ठीक हो गया। ये तो है डिस्टेंस फार्मूला। अब यहाँ देखें ज़रा, एक और देख लें, मिड पॉइंट फार्मूला भी देख लें यहीं पे। मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। अब मिड पॉइंट फार्मूला क्या है कि अगर यही दो पॉइंट्स हैं, लेट सपोज ये ए और बी जो दो पॉइंट्स हैं, अगर इन्हीं दोनों पॉइंट्स के दरमियान का मिड पॉइंट अगर हमने फाइंड करना हो, अगर हम आपसे भाई भी हो गए सर, अगर हमने मिड पॉइंट फाइंड करना हो ए और बी का, तो वो फाइंड करने का तरीका ये है, डिनोट उसको मैं कर देता हूँ m से, और फाइंड ऐसे किया जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, ये इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, जबकि y कोऑर्डिनेट इसका होगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया मिड पॉइंट फार्मूला। अब ये दोनों फार्मूले यूज़ करने हैं हमने। देखें ज़रा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स एंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू पॉइंट्स। यानी लेट सपोज ये वाला देख लें, पार्ट सी है, अगर पार्ट सी है तो इस पार्ट सी में ये जो दो पॉइंट्स हैं ए और बी, इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस भी हमने फाइंड करना है और इन दोनों का मिड पॉइंट भी हमने फाइंड करना है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट सी है, पॉइंट ए है माइनस अंडर रूट 5 माइनस 1/3, और पॉइंट बी है माइनस 3 अंडर रूट 5 और y कोऑर्डिनेट इसका अंडर रूट 5। अब ज़रा देखें, इन दोनों का अगर हमने डिस्टेंस फाइंड करना है तो ए बी मॉड विल बी इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला जो अभी भी ऊपर मैंने लिखा है, इसी फार्मूला के मुताबिक ये बनेगा -3 अंडर रूट 5। अब ज़रा गौर से देखें, -3 अंडर रूट 5 फार्मूले में x2 माइनस x1 है, तो ये x2 मैंने ये लिख दिया। अब आगे जब मैं लिखूंगा माइनस, और माइनस के बाद ये x1 की वैल्यू जब लिखूंगा तो वो माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, तो बना 3 अंडर रूट 5 होल स्क्वायर, प्लस का साइन। अब ऐसे ही y2 माइनस y1 स्क्वायर, तो y2 है अंडर रूट 5, तो ये बना अंडर रूट 5। सर एक बार फिर से बता दें। ओके देखें ज़रा, अच्छा मैं स्टेप ही पूरा कर देता हूँ, छोड़ें स्टेप पूरा कर देता हूँ मैं। देखें ए बी मॉड इज इक्वल टू इनसाइड द स्क्वायर रूट। देखें ये लिखा -3 अंडर रूट 5, यानी y2 लिखा मैंने, सॉरी x2 लिखा, x2, तो ये x2 की वैल्यू -3 अंडर रूट 5, आगे माइनस का साइन, और माइनस के बाद क्या लिखना है x1, तो ये है x1 जो कि है माइनस अंडर रूट 5, तो फिर ब्रैकेट में लिखूंगा माइनस अंडर रूट 5, ये लिखा, और ये होल स्क्वायर आ गया, यानी ये वाला जो होल स्क्वायर था ये वाला, वो ये होल स्क्वायर आ गया। अब क्लियर है? यस सर। ओके अब लिखना है y2 माइनस y1, तो ये है y2 जो कि है अंडर रूट 5, आगे माइनस का साइन, और अब y1, ये है y1 -1/√3, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -1/√3, और क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो ये आ गया होल स्क्वायर। अच्छा अब अगले स्टेप में ये क्या बनेगा, अब देखें ये है -3/5 और ये बनेगा माइनस माइनस प्लस, तो ये बना +√5 होल स्क्वायर एज इट इज़, आगे प्लस का साइन, ऐसे ही √5, और ये बन जाएगा +1/3, और ये आ जाएगा होल स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। अच्छा अब ये तो सिंपल है, देखें -3/5 और ये 1/5, ओवरऑल क्या बनेगा -2/5 बन जाएगा, और होल स्क्वायर एज इट इज़, जबकि प्लस के साइन के बाद
प्लस के साइन के बाद अब ये है ये है अंडर रूट 5 और ये है 1/3। अब चाहे तो एलसीएम ले लें, चाहे तो यहाँ पे एलसीएम ले लें, चाहे तो स्क्वायर एक्सपेंड कर लें। मैं ऐसे करता हूँ, स्क्वायर एक्सपेंड कर देता हूँ, इस तरीके से ज़रा ज़्यादा आसान है। तो स्क्वायर एक्सपेंड करें a + b होल स्क्वायर के फार्मूला से। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर अंडर रूट 5 का स्क्वायर बनेगा 5 प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी 1/3 का स्क्वायर जो कि बनेगा 1/9 और फिर बनेगा प्लस 2 फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म। क्लियर है ये स्टेप? समझ आया या नहीं आया? यस। अच्छा, अब अगले स्टेप में देखें, ये बनेगा -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, जबकि अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5। आगे प्लस का साइन, ये 5 ऐसे ही लिखा प्लस 1/9 एज इट इज प्लस, अब ये इसको लिख दें 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 3 इनसाइड द स्क्वायर रूट। ठीक हो गया? अच्छा, इसके बाद अगर इसको लिखा जाएगा दिस इज इक्वल टू, ये बन गया 20 प्लस 5 डायरेक्ट ही मैं लिख रहा हूँ, ये बनेगा 20 और ये प्लस 5 डायरेक्ट इसको मैं लिख रहा हूँ 25 स्टेप पहुँचाने के लिए। 25 प्लस 1/9 और ये बना प्लस 2 अंडर रूट 5/3 इनसाइड द स्क्वायर रूट। ठीक हो गया? इससे अगले स्टेप में इसको लिखेंगे दिस इज इक्वल टू, एलसीएम आएगा 9, एलसीएम 9 आ जाएगा एंड नाउ 25 9s are 225 प्लस का साइन ऐसे ही यहाँ पे आएगा 1 और ये बनेगा प्लस के साइन के बाद 6 अंडर रूट 5 इनसाइड द स्क्वायर रूट। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो अगले स्टेप में बनेगा 26 प्लस 6 अंडर रूट 5/9 इनसाइड द स्क्वायर रूट और यही आपका आंसर है। ये हो जाएगा डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान। अब मुझे बताएं इसमें कोई मसला तो नहीं है? इसको फर्दर तो नहीं करेंगे? फर्दर हो ही नहीं सकता ना, फर्दर हो ही नहीं सकता, बस यही इसका आंसर है। अगले बस यही लिखना है ना अगले स्टेप में 26, 25 प्लस 1 को लिख देना 26 प्लस 6 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 9 इनसाइड दिस स्क्वायर रूट। बस खत्म। सही सर 9 को स्क्वायर रूट से निकालेंगे? 9 को स्क्वायर रूट से निकाल लें, बाहर आगे 3 बन जाएगा, बाकी जो न्यूमरेटर में वो तो ऐसे ही रहेगा। अच्छा, अब मैं फाइंड कर रहा हूँ इन्हीं दोनों अगर ना निकालने कोई इशू तो नहीं है? इशू तो नहीं है, लेकिन निकाल लो तो बेहतर है ना, परफेक्ट स्क्वायर है तो निकाल लो स्क्वायर रूट से बाहर। सही। अच्छा, अब मैं इसका इन्हीं दोनों के दरमियान फाइंड कर रहा हूँ मिड पॉइंट फार्मूला के मुताबिक ये लिखा हुआ है, और मिड पॉइंट एक मिनट ये लिखा हुआ है, मिड पॉइंट फार्मूला के मुताबिक दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स को सम अप करना है, 2 पे डिवाइड करना है, और दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स को सम अप करके 2 पे डिवाइड करना है। ठीक हो गया? तो अब मैं फाइंड कर रहा हूँ इन दोनों के दरमियान का मिड पॉइंट को मैं डिनोट कर देता हूँ एम से, एंड दिस इज इक्वल टू, अब ज़रा देखें ये वाला क्वेश्चन था, बार बार पेज पलटना मेरे लिए भी मुश्किल है। ये है -√5 और -3 √5, तो ये मैंने लिखा -√5 प्लस के साइन के बाद -3 √5 डिवाइडेड बाई 2, यानी दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स को मैंने सम अप किया और 2 पे डिवाइड कर दिया, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ऐसी वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो ये दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स -1/3 और 5 को सम अप करें, -1/3 और 5 को सम अप करें और 2 पे डिवाइड करें, इस साइन का वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अच्छा, अब अगले स्टेप में ये क्या बनेगा, नाउ दिस इज इक्वल टू, फिर वही काम -√5 और -3 √5, ये क्या बनेगा -4 √5, जबकि डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज, और इस साइड पे ये -1/3 और 5 का एलसीएम ले लें न्यूमरेटर में, तो एलसीएम आता है 3, तो बनेगा -1 प्लस 15, -1 प्लस 15, और ये डिवाइडेड बाई 2 जो है एज इट इज आ जाएगा। इससे अगले स्टेप में ये 2 और ये 4 कैंसिल होंगे तो बनेगा -2 √5। ठीक हो गया? जबकि दूसरी तरफ ये बनेगा -1 प्लस 5, ये बन जाएगा 14, जबकि ये 3 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये किस तरह मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इस चीज़ को भी यहीं पे समझ लें कि अगर लेट सपोज ऐसे लिखा है a/b डिवाइडेड बाई c/d, तो जो एक्सट्रीम वाली टर्म्स हैं ये वाली, यानी a और d, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और इनकी जो प्रोडक्ट है वो ऊपर लिखी जाती है, या फिर जो मीन्स वाली टर्म है यानी b और c, इनकी प्रोडक्ट डिनोमिनेटर में लिखी जाती है। तो सेम यही वाला मेथड मैंने यहाँ पे अप्लाई की है। अब देखें ये ऊपर एक फ्रैक्शन है जो कि ओवरऑल बन रहा है 14/3, जबकि ये 2 जो है इसके नीचे असल में एक 1 भी है, इस 2 के नीचे एक 1 भी है,
तो वो 1 इस वाले ऊपर वाले 14 से मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों की प्रोडक्ट ऊपर आ जाएगी, जबकि 3 और 2 की प्रोडक्ट जो वो नीचे आ जाएगी। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। यस अच्छा, मेरा -2 √5 और ये बन जाएगा ओवरऑल 2 के टेबल से कटिंग होगी तो 7/3। ये आ गया इनका मिड पॉइंट। हाँ जी, क्लियर ये? यस सर क्लियर। अच्छा, मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये हो जाएंगे ना बाकी दोनों पार्ट्स, इनमें कोई मसला तो नहीं है, पार्ट ए और बी? यस सही है, हो जाएंगी। अच्छा, क्वेश्चन 3 देख लें। क्वेश्चन 3 में जुबानी जुबानी समझा रहा हूँ क्योंकि सेम ऐसे ही होगा। अब बेला वजह जो है ना एक्स्ट्रा चीज़ों में मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाह रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट डिस्टेंस 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। इन कहते हैं ये जो 4 पॉइंट्स गिवन हैं, 4 पॉइंट्स हैं, यानी ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। इन चारों पॉइंट्स में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस 15 यूनिट बन रहा है? तो क्या आ रहा है माइंड में, क्या करेंगे? नूर कुछ है आइडिया, क्या करेंगे, किस तरीके से हम फाइंड करेंगे? नो सर, मुझे नहीं है। ओके, हाँ जी अमाद, है कोई आइडिया? क्वाड्रेंट ड्रा करके एक्स एक्स और वाई उसके नहीं, उस तरह नहीं होगा, वो और चीज़ है। मैं बता देता हूँ, ज़रा गौर से देखना आप। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है जी। अब यहाँ पे लेट सपोज यही वाला देख लें, पार्ट ए, जस्ट मैंने समझाना ही है, पार्ट ए में देख यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, जो कि है √176/7। यानी ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं अपनी आसानी के लिए पॉइंट ए का। ठीक है, हमें ये कहा गया है कि बताएं कि इन चारों में से कौन सा पॉइंट है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस 15 यूनिट्स बन गया है। तो हम सिंपली क्या कर लेंगे, इन चारों के डिस्टेंसेस बारी बारी ओरिजिन से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यानी इस पॉइंट, सर मुझे नहीं समझ आया, एकदम फिर समझाते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट डिस्टेंस 15 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। कि जो 4 पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए, बी, सी, डी, इन चारों पॉइंट्स में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस 15 यूनिट्स बनता है। तो हम ऐसे करेंगे कि इन चारों का, पहले ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस, इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस। चारों पॉइंट्स का ओरिजिन से बारी बारी डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। सर जी, जो बी होगा फिर 0 क्या? नहीं, 10 - 10 है। बुक पास रखें ना, बुक पास रखें। असल में एक मिनट मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये 10 - 10 है, 0 नहीं है। समझ आइए, मसला तो नहीं है बीच में? नहीं सर, जो दूसरा पॉइंट होगा उसकी मैं बात कर रही हूँ। अच्छा, हाँ ठीक है, नो ठीक। सर, मेरे पास बुक है, ये ए अगर हम इसे कंसिडर कर लें तो बी को हम 0 कंसिडर करें। बिल्कुल 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 यही है, 100% ऐसे ही है। दूसरा पॉइंट ओरिजिन है ना, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। ठीक है, तो जब डिस्टेंस फार्मूला हम अप्लाई करेंगे तो ए और ओ पे अप्लाई करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला के मुताबिक ए ओ डिस्टेंस, यानी पॉइंट ए का ओ से जो डिस्टेंस बनेगा वो बनेगा, देखिए 0 - √176 होल स्क्वायर प्लस का साइन 0 - 7 होल स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट। अच्छा, अब ज़रा देखें क्या बनेगा। सिंपली बन जाएगा -√176 होल स्क्वायर प्लस -7 होल स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट। और अगले स्टेप में ये बन जाएगा, अब ज़रा देखें, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, जबकि ये स्क्वायर रूट ऑफ 176, सिंपली स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे तो बाकी क्या बचेगा, 176। जबकि ये क्या बनेगा, ये बनेगा -7 का स्क्वायर 49। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगले स्टेप में इन दोनों को ऐड करें, 176 और 49 को, आई थिंक 225 बनता है ये। कैलकुलेटर अगर पास है तो चेक Yes. कर लें। 225 यस बन यही रहा बनता है है, एक मैं 225। चेक कर लेता हूँ। 176 प्लस 49, यस 225 √225। तो इसका मतलब है जब स्क्वायर रूट लेंगे वो तो 15 बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट ए इज एट डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो इसने यही सवाल पूछा था कि इन चारों में से किधर गया, सॉरी ये वाला, इन चारों में से कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से 15 यूनिट्स बनता है। तो ये जो पहला वाला पॉइंट है, पॉइंट ए, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से 15 यूनिट्स ही है। अब बाकी तीनों के लिए आप लोगों ने खुद चेक करना है।
ठीक है, जिन जिनका आ जाएगा 15 यूनिट्स तो आपने कह देना दिस पॉइंट इज एट डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। कोई मसला इसमें? नो क्लियर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, कहता है कि शो दैट, हमारी बुक पास है, हमारी बुक पास है ना? जी पास है। अच्छा बस ठीक है फिर, क्योंकि यहाँ से सही तरह क्लियरली आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ना। कहता है शो दैट द पॉइंट ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल। कहता है प्रूव करें कि ये तीनों जो हैं ये राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। अब सिंपल सी बात है, हम कैसे प्रूव करेंगे इन तीनों को कि ये राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं? तो राइट ट्रायंगल वो होती है जिसमें पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करता है। पाइथागोरस थ्योरम है क्या? ये है पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। यानी हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। अगर ऐसा हो जाए किसी भी ट्रायंगल में तो वो ट्रायंगल राइट ट्रायंगल होगी। और अगर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल ना आए तो वो ट्रायंगल राइट ट्रायंगल नहीं होगी। और हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर, इनका डिसीजन हम कैसे लेते हैं? सिंपल सी बात है कि जो 90 का जो एंगल होता है, 90 के बिल्कुल सामने होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक हो गया। और अगर थीटा मैंने इसको सपोज कर लिए, ये वाला एंगल में यूज़ कर रहा हूँ, तो इस सूरत में इसके बिल्कुल साथ जो है ये बेस है और इस थीटा के बिल्कुल ऑपोजिट परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे अगर हमें ये कहा जा रहा है कि बताएं कि ये राइट ट्रायंगल बनेगी या नहीं बनेगी, तो हम सिंपली ये करेंगे कि तीनों लेंथ्स फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें तीनों पॉइंट्स गिवन है। देख लें, पॉइंट ए बी सी, तीनों पॉइंट्स गिवन है, तीनों पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, यानी वर्टिसेस जो है ट्रायंगल के वो तीनों गिवन है। तो हम क्या करेंगे, ए बी डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, बी सी डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, ए सी डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। डिस्टेंसेस फाइंड करने के बाद हम इनके स्क्वायर्स भी फाइंड करेंगे, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो स्क्वायर्स के लिए है, वो सिर्फ लेंथ के लिए नहीं है, बल्कि लेंथ के स्क्वायर के लिए है। तो तीनों स्क्वायर्स हम फाइंड कर लेंगे। अब अगर कोई से भी दो स्क्वायर्स का सम तीसरे स्क्वायर के इक्वल आ गया तो वो पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो जाएगा और वो ट्रायंगल राइट ट्रायंगल बन जाएगी। लेकिन अगर कोई से दो का, यानी जो छोटी वाली लेंथ है, उनके स्क्वायर का सम बड़ी वाली लेंथ के स्क्वायर के इक्वल ना आया तो पाइथागोरस थ्योरम होल्ड नहीं करेगा और वो ट्रायंगल राइट ट्रायंगल नहीं होगी। मुझे बताएं इतनी बात समझ आइए, फिर आगे मैं करके दिखाता हूँ। यस सर। ओके, अब जरा देखें, अब तीनों लेंथ्स फाइंड कर लें। अब पॉइंट ए जो है, पॉइंट ए है 0 2, पॉइंट ए है 0 2, पॉइंट बी है √3 -1 और पॉइंट सी है 0 -2, 0 -2। अब डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें ए बी पे और ए बी लेंथ फाइंड कर लें। देखें ए बी लेंथ क्या आएगी, सिंपली फिर वही बनेगी 0 -√3 होल स्क्वायर प्लस का साइन -1 -2 होल स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट। अब मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये तो बनेगा 3, इसका जब ये वाला स्क्वायर जब यूज़ करेंगे तो ये बनेगा 3 और ये बनेगा -3 का स्क्वायर 9, तो 3 + 9 इनसाइड द स्क्वायर रूट जो कि बन गया √12, ठीक है। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम क्योंकि स्क्वायर्स के लिए है तो ए बी का स्क्वायर फाइंड कर लें, तो ए बी का स्क्वायर सिंपली बन जाएगा 12। ये फर्स्ट साइड और उसका स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया। अब सेकंड साइड पे आते हैं, बी सी साइड पे, बी सी साइड और फिर उसका स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। तो बी सी साइड, अब बी और सी पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें तो बनेगा 0 -√3 होल स्क्वायर और फिर प्लस का साइन और -2 और ये वाला -1 मिलके बन जाएंगे -2 और +1, ओके, -2 + 1 होल स्क्वायर। और अब ये बनेगा माइनस का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, 3 प्लस का साइन और ये -2 + 1 -1 का स्क्वायर 1 और ये बन गया इक्वल्स टू 4 और 4 का स्क्वायर रूट है 2। लेकिन हमें स्क्वायर चाहिए तो बी सी का स्क्वायर आ गया 4। मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है इसमें? नो सर। क्लियर है। अच्छा, जो है ना, देख रहा होता हूँ उधर रजिस्टर की तरफ, तो उधर लैपटॉप में मुझे नज़र नहीं आ रहा होता कि स्क्रीन फुल आ रही है नहीं आ रही। अगर आपको नज़र नहीं आता बोल दिया मैंने, अब अभी मेरी नज़र पड़ी तो मुझे पता चला कि जो मैं लिख रहा हूँ वो तो स्क्रीन से नीचे है बिल्कुल, तो बता दिया मैंने मुझे। अच्छा, नेक्स्ट है, अब थर्ड लेंथ फाइंड करनी है ए सी। ए सी क्या है,
दिस इज इक्वल टू 0 माइनस 0 का स्क्वायर, प्लस का साइन, और माइनस टू का स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट, और सिंपली बन जाएगा, ये तो 0 का स्क्वायर 0 और -4 का स्क्वायर 16 इनसाइड द स्क्वायर रूट 16 एंड दिस इज इक्वल टू 4, और आखिर में ये बन गया ए सी स्क्वायर। देखें ए सी स्क्वायर क्या बनेगा 16। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर है? यस सर। जी नूर, समझ आ रही नहीं आ रही? यस सर। अच्छा, अब मुझे देख के बताएं कि क्या छोटे वाले दो स्क्वायर्स का सम बड़े वाले स्क्वायर के इक्वल आ रहे हैं? यस आ रहे हैं ना। देखें ए बी का स्क्वायर 12 है, ये मैं हाईलाइट अंडरलाइन कर देता हूँ। ए बी का स्क्वायर 12 है, बी सी का स्क्वायर जो है 4 है, ए सी का स्क्वायर 16 है, तो बिल्कुल क्लियर है 12 प्लस 4 बाकी 16 होता है, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर के इक्वल आ गया, तो पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो गया। तो जब पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो गया तो हम कह देंगे यस ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। ये चीज़ अब मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो गया। सो ए बी एंड सी आर vertices of right triangle, are vertices of right triangle। नेक्स्ट है इसी का पार्ट नंबर 2 देख लें। पार्ट नंबर 2 है द पॉइंट्स 3 1 b -2 -3 c 2 2 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। कहते हैं चेक करें क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की वर्टिसेस हैं। तो मुझे बताएं आइसोसेलेस ट्राइंगल किसे कहते हैं? आइडिया या नहीं है आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में? सर जिसकी दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, Yes. दो साइड्स। जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो मुझे बताएं अब हम कैसे चेक करेंगे कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रही है या नहीं बन रही? दो साइड्स का डिस्टेंस लेकर। सिर्फ दो साइड का नहीं, तीनों साइड्स का डिस्टेंस लेंगे। 3 साइड्स का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अगर उनमें से दो डिस्टेंसेस इक्वल आ गए, दो लेंथ्स अगर इक्वल आ गई, तो हम कह देंगे यस दीज आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। यानी लेकिन अगर 3 की 3 अनइक्वल हो गई तो फिर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस नहीं है। ये बात क्लियर? यस सर। हाँ बात, ये बात क्लियर हुई नहीं हुई? यस सर। अच्छा, फिर अब ये वाला क्वेश्चन खुद करना है, ठीक है? क्योंकि मेरा काम Okay, जस्ट sir. जस्ट हिंट देना मेरा काम है। आगे फिर आप लोगों ने खुद ही करना है। सारे एक एक क्वेश्चन में करवाने बैठ गए तो फिर खुद सोचेंगे कितना टाइम जो है ना कंज्यूम हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखें नंबर 3 है द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। इज द पैरेललोग्राम अ स्क्वायर? कहता है कि चेक करें कि ए बी सी डी जो है पैरेललोग्राम के वर्टिसेस बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो पैरेललोग्राम किसे कहते हैं, कुछ पता है? What is a parallelogram? पैरेललोग्राम इस फिगर को कहते हैं। सर डायगोनल्स इक्वल होते हैं? नहीं, ये फिगर पैरेललोग्राम कहलाती है, यानी जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये साइड इस साइड की इक्वल होती है, देखें ये साइड इस साइड की इक्वल होती है और ये साइड इस साइड की इक्वल होती है। तो अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हों देन दैट फिगर इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। ठीक है? अच्छा, दूसरी बात फिर उसने ये पूछा है कि अच्छा मुझे ये बताएं कि चेक हम कैसे करेंगे पैरेललोग्राम बन रही है नहीं बन रही, इन चारों वर्टिसेस को यूज करके कैसे चेक करेंगे? ऑपोजिट साइड्स का सम लेंगे। नहीं, सम नहीं लेंगे, ऑपोजिट साइड की लेंथ फाइंड करेंगे। यानी अगर ये ए है, फाइंड करेंगे और अब जरा देखिए मैं बताता हूँ। ए और बी पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो ए बी साइड की लेंथ आ जाएगी। बी सी पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो बी सी साइड की लेंथ आ जाएगी। सी और डी पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें तो सी डी साइड की लेंथ आ जाएगी। ऐसे ए और डी पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें तो ए डी साइड की लेंथ आ जाएगी।
अब अगर ऐसे हो गया कि वो जो 4 लेंथ्स आई हैं उनमें से दो लेंथ्स एक दूसरे के इक्वल आ गई तो ये पैरेललोग्राम है, यानी ए बी लेंथ और सी डी लेंथ इक्वल आ जाए और बी सी लेंथ ए डी लेंथ के इक्वल आ जाए तो प्रूव हो जाएगा इट इज़ अ पैरेललोग्राम। सिंपल सी बात है। सर ये रेक्टेंगल भी फिर इसी तरह नहीं होता? मैं बता रहा हूँ, फर्क बता रहा हूँ दोनों में। अच्छा तो चलिए पहले फर्क बता देता हूँ। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या फ़र्क है, देखें बिल्कुल क्लियर है, गौर से देखें ज़रा इसको। ये देखें, क्या ये रेक्टेंगल बन रही है? नो। ये तो रेक्टेंगल नहीं है। रेक्टेंगल जो होती है, फर्क देखें, रेक्टेंगल के 4 एंगल जो होते हैं चारों के चारों 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम का एक भी एंगल 90 का नहीं बन रहा। ये वाला एंगल, ए वाला एंगल और सी वाला एंगल दोनों 90 से लेस हैं, जबकि बी वाला एंगल और डी वाला एंगल दोनों 90 से ग्रेटर हैं। तो इस पैरेललोग्राम में कोई एक एंगल भी 90 का नहीं बनता, लेकिन रेक्टेंगल के चारों एंगल्स 90 के होते हैं। दूसरी एक और चीज़ देख लें, एक और फर्क देख लें दोनों में, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में, कि पैरेललोग्राम का ये जो डायगोनल है ए सी डायगोनल और ये दूसरा बी डी डायगोनल, ये दोनों डायगोनल्स हमेशा अनइक्वल होते हैं। ये दोनों डायगोनल्स लेंथ में अनइक्वल होते हैं। अगर यकीन नहीं आता तो अपने पास इस फिगर को ड्रा करें और दोनों डायगोनल्स की लेंथ की मेजरमेंट कर लें, आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर फर्क महसूस हो जाएगा। ये दोनों डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं लेंथ में, लेकिन रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं, रेक्टेंगल ये वाली शेप है, देखें ज़रा, ये शेप है रेक्टेंगल। अब इसके जब डायगोनल्स फाइंड करें तो दोनों डायगोनल्स की लेंथ की मेजरमेंट करके देख लें, हमेशा इक्वल आएंगे। समझ आई बात की? तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में जब भी डिफरेंस फाइंड करना हो तो सिंपली आपने पहले क्या करना है कि सिंपली ये करना है कि चारों साइडों की लेंथ फाइंड कर लेनी है। इनमें दो सेट्स जो होंगे वो इक्वल लेंथ के होंगे, यानी ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल आएगी, ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल आएगी। लेकिन पैरेललोग्राम में भी ऐसे ही होता है कि ऑपोजिट साइड की लेंथ इक्वल आती है, ये दोनों आपस में इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल। तो फिर फ़र्क कैसे करेंगे पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में? फ़र्क ऐसे करेंगे कि इसके बाद डायगोनल्स की लेंथ भी फाइंड कर लेंगे, यानी ये डायगोनल ए सी जो है डिस्टेंस फार्मूले से इसकी भी लेंथ फाइंड कर लेंगे और बी डी साइड की भी लेंथ फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये लेंथ अनइक्वल आएंगी। अगर लेंथ अनइक्वल आ गई तो हम कह देंगे ए बी सी एंड डी आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, और अगर लेंथ इक्वल आ गई तो हम कह देंगे कि ए बी सी एंड डी आर वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। सिंपल सी मैं यहाँ पे बात ये लिख के दिखा देता हूँ। अब मैं पूरा कैलकुलेट तो नहीं कर सकता, इतना टाइम तो नहीं है, तो मैं बता देता हूँ कि ए बी साइड सी डी साइड के इक्वल आ जाए और डी सी साइड ए डी साइड के इक्वल आ जाए। ठीक है, ये साइड आपस में इक्वल आ जाए और साथ ही साथ डायगोनल जो हैं ए सी डायगोनल और बी डी डायगोनल ये दोनों अनइक्वल आ जाएं। ए सी डायगोनल should not be equal to BD diagonal, then in that case this figure will be parallelogram। ठीक होगा? यस यस सर। सर। मुझे बताइए ये हो जाएगा? ये चारों साइडें फाइंड करनी है आपने, ए बी सी Yes, sir, हो जाएगा। डी बी हो सी ए जाएगा। डी, ये आपस में इक्वल आनी चाहिए, जबकि ए सी और बी डी ये भी फाइंड करनी, ये अनइक्वल आनी चाहिए, तो प्रूव हो जाएगा इट इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा, सही है। अब साथ ही अगला सवाल उसने ये पूछा है इसी क्वेश्चन में, कहता है इज द पैरेललोग्राम स्क्वायर? कहता है ये बताएं क्या ये पैरेललोग्राम स्क्वायर बन रही है? तो स्क्वायर वो होती है जिसकी चारों साइडें इक्वल आती हैं। तो हम देख लें, अगर चारों साइडें इक्वल भी बन गई तो इट इज़ अ स्क्वायर, लेकिन अगर साइडें इक्वल ना, चारों साइडें अगर इक्वल ना हुई तो इट इज़ नॉट अ स्क्वायर। सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन यही है। इसी कैलकुलेशन के बाद आखिर में आपने जस्ट कंपेयर करना है, अगर साइड्स इक्वल आ गई तो इट इज़ अ स्क्वायर, चारों साइड्स अगर इक्वल ना आई तो नॉट अ स्क्वायर। कोई मसला? नो सर। नो, क्लियर। ओके, फिर आप लोगों ने खुद कर लेना है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 5 है। अच्छा, नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने मुझे अपना रिड्यूस्ड सिलेबस बता देना है ताकि उसी के मुताबिक फिर मैं कराऊँ, वरना जो है ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। अब मुझे तो नहीं भी पता, तो नेक्स्ट टाइम मुझे बता दीजिएगा। क्वेश्चन 5 अभी देख लें। द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर दिस एंड दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिस ऑफ ट्राइंगल। कहता है कि ये तीनों ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स हैं, ये तीनों जो गिवन है ट्राइंगल के मिड पॉइंट के वर्टिसेस हैं। आप ये बताएं ट्राइंगल के ओरिजिनल वर्टिसेस क्या हैं? देखें ज़रा क्वेश्चन 5। लेट सपोज ये एक ट्राइंगल है, ये फर्ज करना एक ट्राइंगल है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी सी। ठीक है, कहता है कि ये जो तीन मैं आपको बता रहा हूँ ये तीनों ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स के वर्टिसेस हैं, ये ट्राइंगल की तीनों साइडों के मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब देखें पहले वाले जो कोऑर्डिनेट, पहला वाला कोऑर्डिनेट हो गया 1
एंड -1। सेकंड कोऑर्डिनेट्स जो है वो हैं -4 एंड 3, -4 एंड -3। -3। और थर्ड है -1 एंड 1, ये वाला -1 एंड 1। ये तीनों मिड पॉइंट्स बताए हुए हैं। कहता है आपने ये करना है कि तीनों वर्टिसेस, सॉरी ये मैंने, एक मिनट, ये मैंने गलत लिख दिया है, ये वाला ना मिड पॉइंट है 1 और -1, ये इस तरह से कहता है ये तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स गिवन है। यहाँ भी मैंने वही मिस्टेक कर दी है, क्या कर बैठा हूँ, एक मैं दोबारा ड्रा करता हूँ इसको। ये 3 मिड पॉइंट्स हैं, तीनों मिड पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। पहले वाला है 1 -1, तो ये हो गया 1 -1। सेकंड है -4 -3, और थर्ड वन है -1 एंड 1। ये 3 मिड पॉइंट्स गिवन है। कहता है कि आपने ये तीनों वर्टिसेस ए, बी और सी फाइंड करने हैं। ए, बी और सी तीनों वर्टिसेस आपने फाइंड करने हैं। अब ये तीनों वर्टिसेस ए, बी और सी हम कैसे फाइंड करेंगे, ज़रा गौर से देखिएगा। हम ये सपोज कर लेंगे कि पॉइंट ए के जो वर्टिसेस हैं वो हैं x1 और y1। पॉइंट बी के जो वर्टिसेस हैं वो हैं x2 और y2। पॉइंट सी के जो वर्टिसेस हैं वो हैं x3 और y3। अब हमने तीनों ये 6 की 6 वैल्यूज़ फाइंड करनी है, x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब ये 6 की 6 वैल्यूज़ फाइंड करने का तरीका क्या होगा, हम इस तरह करेंगे, ज़रा गौर से देखें। अगर मैं ए और बी पे मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करूं, तो हमें पता है कि मिड पॉइंट फार्मूला जब हम अप्लाई करते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट्स को, ए और बी के एक्स कोऑर्डिनेट्स को सम अप करके 2 पे डिवाइड करें तो मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। जबकि वाई कोऑर्डिनेट्स y1 और y2 को सम अप करके 2 पे डिवाइड करें तो मिड पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ये बात समझ आई? ये बात समझ आई है नहीं आई? यस सर, आ गई। सर मुझे नहीं आई। एक मिनट में दोबारा समझा देता हूँ। यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला ऑन साइड ए बी साइड पे मिड पॉइंट फार्मूला में यूज़ कर रहा हूँ। ज़रा गौर से देखें, मिड पॉइंट फार्मूला के मुताबिक x1 और x2 को अगर मैं सम अप करके 2 पे डिवाइड करूँ, x1 और x2 को सम अप करके 2 पे डिवाइड करूँ तो क्या ये -1 के इक्वल नहीं आएगा? और इसी तरह y1 और y2 को सम अप करके 2 पे डिवाइड करूँ तो क्या ये 1 नहीं आएगा? अभी मुझे बताएं, अभी समझ आइए? अभी भी नहीं आई? अब नहीं है तो फिर फार्मूला खोल के दिखा देता हूं। नूर आपसे पूछो, नूर आपसे पूछो। नहीं आई? अच्छा देखें, ये देखें ज़रा, ये मिड पॉइंट फार्मूला जब मैंने स्टार्ट में लिखा था ये है, ये देखें ज़रा, ये मिड पॉइंट फार्मूला जब मैंने स्टार्ट में लिखा था, पॉइंट थे ए और बी, इनके कोऑर्डिनेट्स थे x1 y1 x2 y2। तो जब मैंने मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट फाइंड करना था तो मैंने क्या किया कि a और b के x कोऑर्डिनेट्स को सम अप करके 2 पे डिवाइड किया तो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ गया था। और इसी तरह a और b के जो y कोऑर्डिनेट्स है y1 और y2, इन्हें सम अप करके जब 2 पे डिवाइड किया था तो मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आ गया था। ऐसा ही था। इतनी बात समझ आई? ये बात समझ आई नहीं आई? सर अच्छा, अब सेम यही चीज़ है ना, इसको अप्लाई करें। अब आप इधर देखें ज़रा, अब यहाँ पे देखें ज़रा, इस केस में एंड पॉइंट्स जो हैं वो ए और बी हैं। तो अब इनके एक्स कोऑर्डिनेट्स जो हैं x1 और x2, इन्हें सम अप करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या मिड पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट बनता है -1, क्या अब ये नहीं आएगा? यही तो मैंने लिखा है। वैसे समझ आ। हाँ, अब इसी तरह y कोऑर्डिनेट सम अप करके 2 पे डिवाइड करें, यानी y1 और y2, इन्हें जब 2 पे डिवाइड करेंगे सम अप करके तो मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 1 आ जाएगा। अब ये क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, अब मैं फिर आगे चल रहा हूँ। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें ज़रा, बिल्कुल इसी तरह टोटल 6 इक्वेशंस हमने बनानी है। 6 इक्वेशंस क्यों बनानी है? क्योंकि हमने टोटल 6 वेरिएबल्स फाइंड करने हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो जब टोटल 6 वेरिएबल्स फाइंड करने हैं तो 6 इक्वेशंस की ज़रूरत होगी, क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल्स है
कि आपको जितने वेरिएबल्स फाइंड करने होते हैं कम से कम उतनी ही इक्वेशंस चाहिए होती हैं। तो अभी 2 इक्वेशंस बनी हैं, अब 4 मजीद इक्वेशंस बनेगी। अब देखें, अब मिड पॉइंट फार्मूला में यूज जो है अप्लाई करूँगा ए सी पे, ए और सी पे मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करूँगा। तो मैं लिखता हूँ यूजिंग, अच्छा मीटिंग एंड होने वाली किसी भी वक्त खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं फिर नई मीटिंग का लिंक सेंड कर दूंगा क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट करना है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। यूजिंग मिड पॉइंट Okay. फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला ऑन ए सी पे मैं मिड पॉइंट फार्मूला भी यूज़ कर रहा हूँ। तो अब ए सी पे जब अप्लाई करूँगा मिड पॉइंट फार्मूला, तो अब ये बनेगा x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 एंड y1, ये y1 है, y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -1। इसी तरह अब बी सी पे मिड पॉइंट फार्मूला में यूज़ करूँगा ऑन बी सी, देखें ज़रा, अब बी सी पे ये जो लेंथ है बी सी, इस पे मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करूँगा तो बनेगा x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -4 एंड y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -3। ये 6 इक्वेशन बन गई। मुझे लगता है 6 की 6 इक्वेशन में कोई मसला तो नहीं है। नो सर। नो सर। ओके, ये तीसरा कौन है? अरीब, हाँ जी अरीब अली, कोई मसला तो नहीं है? हाँ जी अरीब अली बताओ ना यार, कोई मसला तो नहीं है? इसमें इतना शर्माने वाली कौन सी बात है? कोई चीज़ अगर समझ नहीं आ रही तो पूछ लो। क्लियर है? कोई आवाज़ नहीं आ रही मुझे। आई थिंक उसने माइक खोला था अभी अच्छा चलो, अच्छा ठीक है। अब ज़रा देखें, इन इक्वेशंस को मैं नाम दे देता हूँ। इक्वेशन 1 2, एक मिनट, इस इक्वेशन को 1 का नाम दे देता हूँ, इस इक्वेशन को इसे 2 का नाम दे देता हूँ, 3 4 5 6। अच्छा लास्ट मिनट चल रहा है, मैं मीटिंग एंड करके दोबारा स्टार्ट करूँ, फिर लिंक सेंड करूँ, ठीक है? जाना नहीं है किसी ने कहीं भी। ओके।